आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में सरकार ने हर रोज 10,000 कोरोना जांच करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार के निर्देश के ठीक उलट पटना में कोरोना जांच की संख्या घटाकर 60 कर दी गई। अब सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य महकमा हाथ खड़े क्यों कर रहा है? क्या सरकार के निर्देश नहीं सुनते हैं अधिकारी? उसके हिसाब से पटना को 60 सैंपल्स भेजना है प्रतिदिन। जांच पर स्वास्थ्य मंत्री के दावे क्या जुबानी भर हैं? ये सवाल उठ रहे हैं तो उसके पीछे वजह है। वजह जानने के लिए पहले देखिए 13 मई को सीएम नीतीश कुमार की ओर से किए गए इस ट्वीट को, जिसमें उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद दिए गए निर्देशों का जिक्र किया है। इन निर्देशों में सीएम ने कहा कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम से कम 10,000 तुरंत करें, जिलों में टेस्टिंग जल्द शुरू करें। लेकिन 2 दिन बाद ही सीएम के निर्देश के ठीक उलट पटना सिविल सर्जन ने हर रोज सैंपल जांच की संख्या घटाकर 60 तक सीमित करने का फरमान सुना दिया, जबकि इसके पहले तक 100-125 तक सैंपल की जांच हर रोज हो रही थी। जबकि 12 मई को ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच को लेकर हर तैयारी का दावा भी किया था। तैयारी जो स्वास्थ्य विभाग को करनी है, स्वास्थ्य विभाग ने उस काम को पूरा कर लिया है। इसके लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं, जो टीम बनानी है, वो सारा काम स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है। और जो लोग बाहर से हमारे आएंगे उन लोगों की हम स्क्रीनिंग और आवश्यकता अनुसार जांच कराएंगे। तो हमारे यहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से पटना को 60 सैंपल्स भेजना है प्रतिदिन। पटना जिला में लगभग 100, 125, 150 तक भी जो है सैंपल्स प्रतिदिन लिए जा रहे थे। हैरानी तो तब हुई जब सिविल सर्जन से सीएम के निर्देश के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब से लगा कि सीएम के निर्देशों की उन्हें जानकारी तक नहीं। साथ ही संसाधनों के अभाव में टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की दलील दी। सीएम ने जो निर्देश दिया था कि 7 दिनों के अंदर सबकी जांच करनी है, 10,000 रोज सैंपल की टेस्टिंग होनी है, तो फिर 60 सैंपल अगर आप जांच करते हैं तो फिर लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे? नहीं, 60 नहीं, अभी भी हमारा 100 तो पहुंच ही जाता है। लेकिन यही है कि आफ्टर ऑल जो कैपेसिटी है, जब तक टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ता नहीं है तब तक तो कठिनाई रहेगी। नेचुरल है कि जितना हमारे पास जितने जिला हैं बिहार में, उन सभी जिला को वहाँ पे भेजना है टेस्ट लैब में। और टेस्ट लैब में जब भेजना है सभी जिला को तो कुछ लिमिट तो बनना ही चाहिए, और वही बना हुआ। फिलहाल पूरे बिहार में 1900 से 2000 तक जांच हर रोज होती है। राजधानी पटना में 60 जांच हर रोज के हिसाब से भी जोड़ें तो सभी 38 जिलों में 2280 जांच हर रोज होगी। ऐसे में सवाल है कि सीएम के 10,000 जांच हर रोज का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि विभाग लक्ष्य पूरा करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 1800 से 2000 तक टेस्ट किए जा रहे हैं, जांच मशीनें मंगाई जा रही हैं, जिससे जांच की संख्या बढ़ाई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको सभी जिलों में जांच किया जाए। बिहार को हम 10,000 प्रतिदिन तक पहुंचाएं, और इस दिशा में विभाग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व ट्रूनेट मशीन्स आए हैं, 15 पीस 13 जिलों में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त भी और 45 पीस मशीन आएगा, उनको विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। तो जो जिलों में जांच करने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उस काम को हम लोग पूरा करेंगे। और जो संख्या बढ़ाना है, उस संख्या को बढ़ाने के लिए भी विभाग के अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन समस्या जो मशीन हमको चाहिए होता है ये बड़ी संख्या बढ़ाने के लिए, उसमें हमको RT-PCR मशीन चाहिए होता है, ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्ट मशीन चाहिए होता है। और विभाग के अधिकारी दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि उन मशीनों की उपलब्धता शीघ्र हो जाए। पटना जिले में अगर देखा जाए 150-200 सैंपल की जांच होती थी, अब घटकर 60 की बात आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, दूसरे जिलों में क्षमता बढ़ी है। जैसे कुल मिला के 1800 से 2000 सैंपल का जांच होता है, तो प्रतिदिन हर जिले की स्थिति अलग अलग होती है। कोरोना महासंकट के बीच केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी शामिल हुए। बैठक में कोरोना संकट को लेकर आगे की रणनीति, आगे के लॉकडाउन में आने वाली चुनौतियों और राहत को लेकर किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की गई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये 15वीं बैठक थी। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर,
शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। अश्विनी चौबे ने कहा कि 5% से कम कोरोना पीड़ित गंभीर रूप से बीमार हैं। % से भी ज्यादा लोग हैं जिनको कोई इस प्रकार का सिम्टम्स है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उसका कोई गंभीर नहीं है। और मुश्किल से 8-10% लोग ऐसे हैं जो फीवर है, थोड़ा बहुत सर्दी खांसी है, और 5% से भी कम लोग जिनको वेंटिलेटर की जरूरत या ऑक्सीजन या आईसीयू में जाने की जरूरत होती है। कोरोना काल से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के महापैकेज का ऐलान किया है, उसकी तीसरी किस्त की जानकारी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। 11 बड़े ऐलान किए गए, जिनमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़, फसल बीमा योजना के लिए 6,400 करोड़, केसर, मखाना, मिर्च और हल्दी के लिए क्लस्टर सेंटर की व्यवस्था, बिहार के मखाना की ब्रांडिंग पर जोर, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज, जबकि पशुपालन संसाधन के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। It is Bihar. Makhana is considered to be one of the very nutritious food without any calorie concerns. One can always use it as a snack. And therefore in Bihar the cluster would aim at Makhana cluster. कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि की जो आधारभूत संरचना है, उसके विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का और आज ऐलान किया गया है। तो हमारे जो पैक्स हैं, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके माध्यम से कोल्ड चेन है, कोल्ड स्टोरेज है, भंडारण है। आज सबसे बड़ी कठिनाई है कि भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है कि खाद्यान्न को रखें कहाँ पर। कृषि रोग निवारण के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं चला है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी को 53,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। उससे न केवल किसानों को अपने फसल के बारे में आश्वस्त हो सकेंगे कि उन्हें बाद में कितनी कीमत मिलेगी, बल्कि मत्स्य उद्योग में हम विश्व में नंबर 1 हो जो बेहतरीन एवं ऐतिहासिक तथा दूरदर्शी आर्थिक पैकेज और आर्थिक रोड मैप जो दिया गया है, यह बिहार के लिए जो वैश्विक कोरोना जो महामारी आई है, ये बिहार के लिए वरदान साबित होगा जाकर के, और बिहार के लिए अच्छा अवसर जाकर के। और भारत सरकार पूरी तरह से कृषि के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ जाकर के कि यानी इसके लिए करीब 10,000 करोड़ मतलब कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान उन्होंने किया है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात हो रही है। बिहार को प्रकृति ने वरदान दिया है। अब बिहार में मैं देख रहा हूँ जाकर के कि एक और जहाँ पर आप मान लीजिए कि उत्तर बिहार में मखाना की खेती होती है, वहीं पर आम है, केला है, लीची है जाकर के, कहीं पर हल्दी है, कहीं ओल है जाकर के। मैं देख रहा हूँ कि बिहार में और बड़े पैमाने पर हर जिलों के अलग अलग फसलें जाकर के। और अब ऐसे में इस खबर को समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार बिहार के मखाना की ब्रांडिंग क्यों करना चाहती है। पीएम मोदी लोकल को वोकल बनाना चाहते हैं। ब्रांडिंग से मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मिथिलांचल में मखाना का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मखाना में काफी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। मखाना से इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूध और अंडे के मुकाबले मखाना में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और यही वजह है कि इसे क्लस्टर के तौर पर विकसित किया जाएगा। कोरोना बंदी के दौर में प्रवासी मजदूरों और कामगारों के बिहार लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। कई लोग ट्रेन से तो कई खुद का इंतजाम कर बिहार पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन मजबूरी और परेशानी के दौर में नियमों का पालन नहीं करना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ट्रकों का ये काफिला सामान लाद कर कहीं नहीं जा रहा, बल्कि इन ट्रकों में तो मजदूर लदे हैं, वैसे श्रमिक जो मुंबई से अपने घर लौट रहे हैं। ये तस्वीरें रोहतास जिले के नेशनल हाईवे की हैं। कोरोना बंदी में मुंबई के कारखाने बीते 1.5 महीने से बंद पड़े हैं।
ऐसे में रोटी की आफत से परेशान इन मजदूरों ने परिवार संग घर लौटना ही मुनासिब समझा, भले ही रिस्क लेना पड़े। कोरोना से तो बच भी सकते हैं, भूख से तो नहीं बचेंगे ना, मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा हम लोगों को, मजबूरी है हम लोगों का। तो ट्रकों पर आप लोग चल रहे, उस पर भी रिस्क है? रिस्क है, लेकिन किसी तरह घर पहुंच गए तो बचने का तो चांसेस रहेगा ना सर। किस्मत के मारे ये ऐसे लोग हैं जो ट्रकों और कंटेनर को भाड़े पर लेकर पहुंचे हैं। भीषण गर्मी में परिवार और बच्चों संग जा रहे इन मजदूरों की स्थिति समझी जा सकती है। लोगों ने चेहरे पर मास्क तो लगा रखा है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर ट्रकों में बैठे लोगों की ये तस्वीर मजबूरी पर कहीं भारी न पड़ जाए। क्या करें, मजबूरी है जो चलना पड़ रहा है। यहाँ से हम लोग घर पहुँचते हैं तो घर पे तो 2 टाइम का खाना मिलेगा, अगर वहाँ रहेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ पे भूखा मर जाएंगे। करेंगे क्या, मजबूरी है, ये बात तो समझ आती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों हैं? क्यों स्थानीय प्रशासन की ओर से क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था नहीं की गई? हाँ, अधिकारी बयान देकर पल्ला जरूर झाड़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट जगह के रहने के कारण थोड़ी सी स्थिति नाजुक हो जा रही है कि कोई किसी व्यक्ति को जो झारखंड जाने वाला उसको यहाँ पे उतार देंगे तो फिर उसके साथ समस्या हो रही है, उसको भेजा कैसे जाए। तो इस स्थिति में जैसे ही कोई कम्युनिटी बनती है तो हम लोग उसको भी पॉजिटिवली टेकअप कर लेंगे। ये हाल तब है जब प्रवासियों के लौटने के साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यदि आंकड़े की बात करें तो बिहार में 4 मई से अब तक 482 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 482 में से 416 मरीज प्रवासी मजदूर ही हैं। मतलब कुल कोरोना मरीजों में 86% प्रवासी मजदूर ही शामिल हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि हालात कैसे हैं। स्पेशल ट्रेनों से प्रवासियों को लगातार बिहार लाया जा रहा है और कई यूं ही खुद की व्यवस्था कर अपने घर लौट रहा है। बात जिंदगी बचाने और हालात से लड़ने की है। ऐसे में कोरोना के खतरे की लड़ाई बड़ी चुनौती बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए कि थोड़ी सी चूक पूरे बिहार को भारी पड़ सकती है। बिहार आने वाले प्रवासियों से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 4 मई से अब तक कुल 482 लोगों का टेस्ट हुआ है। कोरोना मरीजों में 416 प्रवासी मजदूर हैं। बिहार में अब तक 1012 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1005 संक्रमितों में 416 प्रवासी मजदूर हैं। मतलब 40% से ज्यादा पॉजिटिव प्रवासी मजदूर हैं, जो इस वक्त सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। कोरोना संकट के दौर में बिहार सरकार आए दिन नए गाइडलाइंस जारी कर रही है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव ने जानकारी दी कि सरकार का फोकस पंचायत स्तर पर चल रही क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था को और बढ़ाए जाने को लेकर है। साथ ही किसानों को फसल क्षति से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 7 अरब से ज्यादा का फंड जारी किया गया है। ये निर्देश कल दिया गया था कि पंचायत स्तरीय जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी व्यवस्था पूरी, उसकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से की जाए। जो फसल क्षति हुई थी उसके लिए जो कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना था, लगभग 730 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। उसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में अभी तक 5,61,000 किसानों के खाते में कृषि इनपुट अनुदान की राशि दे दी गई है, जिसका अमाउंट लगभग 185 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। कोरोना का गहरा असर भागलपुर के सिल्क बाजार पर पड़ा है। सिल्क उत्पादन से लेकर इसका निर्यात तक सब कुछ प्रभावित है। हालत ऐसी है कि बुनकरों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। भागलपुर के नाथनगर की ये गलियां कभी दिन रात पावरलूम के खटखट की आवाज और लोगों की चहलकदमी से गुलजार रहती थी, लेकिन कोरोना बंदी के कारण ये इलाका सुनसान और शांत पड़ा है। पूरे जिले में 45,000 पावरलूम और 15,000 के करीब हैंडलूम हैं। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से सिल्क के सूत काटने से लेकर कपड़े के निर्माण तक का काम बंद है। फलस्वरूप भागलपुर के बुनकरों के समक्ष भूखमरी की समस्या आ गई है। कोरोना के कारण सर हम लोग को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो रहे हैं। हम लोग का
लूम बंद है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा हम लोग को। इतना मुश्किल हो रहा है कि हम नहीं लोग समझते हैं, खाने पीने की सब परेशानी हो रहा है। भागलपुर के सिल्क, खासकर तसर सिल्क की मांग देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी रहती है। कोरोना बंदी के कारण 200 करोड़ रुपए से अधिक का सिल्क कारोबार प्रभावित है। जितना काम ऑर्डर चलता था उससे 15%, 10% ऑर्डर चलता है, 90% ऑफ एक्सपोर्ट में। जितने भी लोगों के पास प्रोडक्शन किया हुआ माल है, जो ऑर्डर उनका पड़ा हुआ है, जो ऑर्डर उनका बन के पूरा हो गया है, वो करीबन 220 करोड़ रुपए का इनके पास माल पड़ा हुआ है। बहरहाल समय रहते सरकार और उद्योग विभाग ठोस पहल नहीं करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौर में हर तरफ सहायता और मदद की आवाज उठ रही है। सरकारें भी अपने अपने स्तर से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही हैं। ऐसे में पटना के तख्त श्री हरमंदिर की ओर से भी गरीबों के लिए लंगर की व्यवस्था उनके घरों तक किए गए हैं और राशन भी मुहैया कराई जा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। सरकार के निर्देश पर राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की ओर से भी लोगों की सहायता के लिए बढ़ चढ़कर अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना बंदी के चलते गुरुद्वारे के लंगर फिलहाल तो बंद हैं, लेकिन जरूरतमंदों के लिए लंगर का स्वरूप बदलते हुए राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। 10,000 से भी ऊपर डेली की पैकिंग है, जो अलग अलग बस्तियों में, गांव तक और दूर दूर तक जाके जहां भी कोई हमें फ़ोन कॉल आए या प्रशासन की तरफ से कहा जाए कि वहां कुछ लोग फंसे, आप उनके लिए भोजन लेके जाइए, तो ड्यूटी निभाते हुए हमारे सेवादार वहां तक पहुंच करके और लोगों को नंबर तक दिए हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या भोजन या सूखा राशन चाहिए तो वो हमारे से कॉन्टैक्ट करे। कभी हरमंदिर साहिब श्रद्धालुओं से गुलजार रहता था, लेकिन अब कोरोना बंदी के चलते गुरुद्वारा सुनसान है। केवल यहाँ सेवादार और कर्मचारी ही आते हैं, लेकिन लंगर के तहत भोजन की व्यवस्था गुरुद्वारे से बाहर तक पहुँचाई जा रही है। सेवादार भी कोरोना की बंदी से मायूस हैं। कोरोना के चलते पूरा तहस नहस, ऐसे इतना रौनक दरबार साहब के अंदर होती थी ना, लगता था स्वर्ग में है, मगर सोचो स्वर्ग के जगह में ऐसा हो रहा है, क्या करोगे आप। रोना आता है हम लोग को, इतना देख के रोना आता है। वाकई तख्त श्री हरमंदिर की ओर से चलाया जा रहा सहायता अभियान जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब ये सेवा धर्म ही है। तख्त हरमंदिर साहब में किस तरीके से लोग जरूरतमंदों के बीच खाना बांट रहे हैं, मदद की जा रही है, लंगर का स्वरूप बदल दिया गया है, यानी सरकार जिस तरीके से लोगों के लिए राहत बांट रही है, तो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर तख्त हरमंदिर साहब भी लोगों को राहत बांट रही है और सरकार को मदद भी पहुंचा रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, तख्त हरमंदिर, पटना साहिब। तो इस कोरोना काल में हर कोई अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। बिहार के 3 ऐसे IAS अधिकारी भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं, जो एक ऐप के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को टिप्स दे रहे हैं। कोरोना बंदी में इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में इन छात्रों की मुश्किलों को आसान करने सिविल सर्विस के 3 अधिकारी आ गए हैं। IAS संतोष कुमार राय, IRTS विजय कुमार और IAS सुमित कुमार राय। तीनों अधिकारी बिहार के रहने वाले हैं, जिनमें गोपालगंज के रहने वाले विजय कुमार इन दिनों चक्रधरपुर रेल मंडल में DCM के पद पर तैनात हैं, जबकि समस्तीपुर के रहने वाले संतोष कुमार राय अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर हैं। वहीं गोपालगंज के रहने वाले सुमित कुमार राय 2018 बैच के IAS हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल कैडर में अधिकारी हैं। इन तीनों अधिकारियों ने मिलकर छात्रों के लिए एक अनूठी पहल शुरू करते हुए एक मोबाइल ऐप के जरिए छात्रों को पढ़ाने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। हम कुछ ऑफिसर्स मिलकर
एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किए हैं। इस चैनल को कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो बोर्ड एग्जाम दे रहा हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, जैसे IAS, PCS, बैंक, SSC इत्यादि, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। हम सभी मिलके हमने एक छोटी सी पहल किया है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम लोगों ने ग्रुप बनाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हम लोगों का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय नजर आएगा। दरअसल टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए सबसे पहले छात्र को प्ले स्टोर के जरिए अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अधिकारियों द्वारा एक लिंक बनाया गया है। इस लिंक पर क्लिक करते ही कोई भी बिहार स्टूडेंट गाइडेंस ग्रुप में जुड़ जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के बाद कोई भी छात्र इन अधिकारियों से वो अपने पढ़ाई से संबंधित जानकारी ले सकता है। कोई भी छात्र मुफ्त में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां पूरा देश भयभीत है, वहीं संकट की घड़ी को अवसर के रूप में तब्दील कर दिया बेतिया में उन महिलाओं ने जो न सिर्फ बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन कर रही हैं, बल्कि खुद बाजार तक इसे पहुंचाकर बेच भी रही हैं। लौरिया, सिकटा, बैरिया, नौतन, मझौलिया सहित कई प्रखंडों में जीविका समूह से जुड़कर महिलाएं बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती कर रही हैं। उन सब्जी को बेचकर अपना भविष्य संवारने में जुटी हैं। लॉकडाउन के इस दौर में समूह की महिलाएं सब्जी की खेती कर न सिर्फ अच्छी कमाई कर रही हैं, बल्कि समाज को आत्मनिर्भरता का संदेश भी दे रही हैं। 30 आदमी में 6 आदमी सब्जी का खेती कर रहे हैं और मंडी में जा रहे हैं और बिक्री भी कर रहे हैं बाजार में या दुकान पर। ये महिलाएं सुबह से ही सब्जी को तोड़कर पहले तो गांव के चौक चौराहे पर बेचती हैं, फिर उसे मंडी तक भी पहुंचाती हैं, जहां उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। इस काम में जीविका समूह के साथ जिला प्रशासन का भी सहयोग इन महिलाओं को मिल रहा है। प्रत्येक प्रखंड की 30 महिलाएं मिलकर सब्जी की खेती करती हैं। हमारे जीविका समूह के माध्यम से यहाँ पर सब्जी की खेती हो रही है। तो हमारे 30 दीदी मिलके एक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए हैं, जो तारा जीविका महिला जीविका सहसाती प्रोड्यूसर ग्रुप है, ठीक है, जो सब्जी का उत्पादन करती हैं खेत पर, और उसमें से 5 दीदी खेत से सब्जी लेके आती हैं, कलेक्शन करती हैं और अपना अलग अलग जगह पर मार्केट में सब्जी लेकर ठेला लगा के मार्केट में बेचती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आपदा को अवसर में बदल रहा है। प्रधानमंत्री की बातों को पूरे देश ने सुना, लेकिन बेतिया की इन महिलाओं ने उस मूल मंत्र को अपनाकर जिस राह पे चलना शुरू किया है, उससे ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ देश ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है वो अब साकार होता दिख रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। कोरोना संकट के दौर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में योग करना ठीक नहीं, खासकर कपालभाति हानिकारक हो सकता है। ये जानकारी योग गुरु विद्याभूषण ने दी। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में सांस को झटके से बाहर करने से वायरस दूर तक फैल सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। क्वारंटाइन सेंटर में कपालभाति कराया जा रहा है। चूंकि कपालभाति में श्वास को झटके से छोड़ा जाता है, जैसे तो ये झटके से जब श्वास छोड़ेंगे तो इसके साथ साथ जो पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनके साथ साथ वायरस काफी दूर तक 10 से 15 फीट की दूरी तय कर सकता है, जिससे अन्य लोग भी ग्रसित हो सकते हैं। अतः कपालभाति को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं करवाया जाए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।